तो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स में दो महत्वपूर्ण खबरें हैं। एक खबर है जो बहुत चर्चा में थी, वो है दसॉल्ट राफेल की, और दूसरी खबर है एक सीआरपीसी की धारा जिसे हम कहते हैं 433A। तो ये दो खबरें हैं जिनमें से एक खबर बहुत चर्चा में थी, आप सबने सुनी, और दूसरी खबर जो बिल्कुल भी चर्चा में नहीं थी, आप में से शायद ही किसी ने सुनी होगी। तो इन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दसॉल्ट राफेल विमान की बात कर लेते हैं। ये जो राफेल विमान है, इसके बारे में कहा जाता है कि दसॉल्ट राफेल का शाब्दिक अर्थ ना भिन्न भिन्न है। जैसे कुछ लोगों के अनुसार दसॉल्ट राफेल का शाब्दिक अर्थ हवा का तेज झोंका, इसका मतलब गस्ट ऑफ विंड, और कुछ लोगों के अनुसार बस्ट ऑफ फायर यानी कि आग का विस्फोट। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका अर्थ निकालते हैं। उसका कारण ये भी है कि ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन इतना अलग है कि कुछ लोग इसे राफेल कह रहे हैं, कुछ लोग रफाइल कह रहे हैं, कुछ लोग राफाल कह रहे हैं। तो भिन्न भिन्न तरीके से लोग उच्चारण कर रहे हैं। हम इसे राफेल बोल रहे हैं फिलहाल। दसॉल्ट राफेल को बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम दसॉल्ट एविएशन है। दसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट जो एविएशन, ये जो कंपनी है फ्रांस की कंपनी, इसने पहली बार राफेल का परीक्षण किया था 1986 में। तो 1986 में पहली बार परीक्षण हुआ था। आप सोचिए कि कितना लंबा टाइम लगा होगा। और आज हमें लगता है कि राफेल एक बिल्कुल अत्याधुनिक विमान है, और है भी। लेकिन फ्रांस ने कितने साल पहले इस विमान की शुरुआत की थी? तो आप 1986 में पहली बार परीक्षण किया गया था, पहला परीक्षण इस विमान का। उसके बाद कई परीक्षणों से गुजरने के बाद सन 2001 में यह फ्रेंच वायुसेना में शामिल हुआ, यानी कि फ्रांसीसी वायुसेना में ये शामिल हो गया। और इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ भारतीय सेना में 2020 में शामिल हुआ है, जबकि फ्रेंच वायुसेना में कब शामिल हो गया? 19 साल पहले। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आज हम जो खुशी मना रहे हैं, आज हमें लगता है इतनी अत्याधुनिक सेना हो चुके हैं वायुसेना के रूप में। तो आप सोचिए कि फ्रांस कितने साल पहले रहा होगा, यानी कि 19 साल पहले उसके पास राफेल था। अच्छा, अब अगली बात करते हैं कि जो दसॉल्ट राफेल विमान है, इस विमान की खूबियां या इसकी विशेषताएं, इस पे बात करेंगे। तो दसॉल्ट राफेल विमान की जो लंबाई है वो लगभग 50 फीट के आसपास है। 50 फीट का मतलब है कि लगभग 15.27 मीटर ये इसकी लंबाई है ना। तो ये लगभग 50 फीट के आसपास बैठेगी। इस दसॉल्ट राफेल विमान की जो ऊंचाई है वो लगभग 5.34 मीटर बैठेगी। लगभग 5.34 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसके बाद इसका जो भार है, भार मतलब वेट, तो दो तरीके से इसका भार आपको याद रख सकते हैं आप, कि एक तो इसका इम्पटी यानी कि खाली भार, कि जब ये खाली होता है, इसमें कोई हथियार नहीं लदा है, तो उस समय इसका भार लगभग 10,300 किलोग्राम के आसपास है। 10,300 केजी के आसपास इसका भार है। जबकि जब इसमें बहुत सारे हथियार लाद दिए जाते हैं, मिटियोर मिसाइल, हैमर मिसाइल, स्कल्प मिसाइल, बहुत सारी मिसाइल जब लगा दी जाती हैं, तो इसका वजन लगभग 15,000 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। जानकारों का मानना है कि इसके इस वजन को लगभग 25,000 किलोग्राम तक बढ़ा सकते हैं। तो 15,000 किलोग्राम जो वजन है यहाँ पर, वो एक तरीके से दसॉल्ट राफेल की वेबसाइट पे आपको लिखा मिल जाएगा। जबकि वैसे जानकारों का कहना है कि इसके वजन को और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसमें और भी बहुत सारे हथियारों को लादा जा सकता है, हथियारों से सुसज्जित किया जा सकता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इम्पटी है और ये ग्रॉस वेट है, सकल भार है। इसके बाद देखिए आगे कि इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड लगभग 2223
किलोमीटर पर आवर की है, 2223 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है, 2223 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है ना। अगर जैसे वायुयान जो लड़ाकू विमान होते हैं ज़्यादातर उनकी स्पीड मैक में पूछी जाती है, मैक का मतलब ध्वनि की गति से तुलना करके, तो इसलिए आपको इसकी स्पीड ध्वनि की गति के हिसाब से भी याद कर सकते हैं आप कि इसकी स्पीड अगर मैक में देखें तो हम कहेंगे 1.8 मैक इसकी स्पीड है। ये मैक क्या है तो इसके बारे में यहीं पे कर लेते हैं कि एक मैक बराबर जो होता है वो लगभग 1234 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। 1234 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होती है ना, उसे हम कहते हैं एक मैक की स्पीड। एक मैक का मतलब यह है कि ध्वनि की जो गति है वो ध्वनि की गति को हम मैक में नाप रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि ध्वनि की गति जो होती है वो 1234 किलोमीटर पर आवर होती है। और अगर कोई वस्तु ध्वनि की गति से गति कर रही है तो हम बोलेंगे कि उसकी गति कितनी है, 1 मैक। इसका मतलब दसॉल्ट राफेल की गति कितनी है, 1.8 मैक। ऐसे भी कह सकते हैं कि राफेल ध्वनि की गति से 1.8 गुना तेज चलता है। ये तो इसकी कुछ खूबियाँ हैं, मतलब खूबियों का मतलब है कि इसके स्पेसिफिकेशन है कि लंबाई, स्पीड, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, वनडे एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ भी सकती हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि थोड़ा सा पुरानी अगर बात करें तो हम कहेंगे कि बात है 2016 की। 2016 में भारत सरकार ने फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन के साथ एक समझौता किया और ये समझौता 59,000 करोड़ का था। 59,000 करोड़ के समझौते में ये तय किया गया कि भारत को फ्रांस की तरफ से या दसॉल्ट राफेल जो कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, इसकी तरफ से 36 विमानों की आपूर्ति की जाएगी, यानी कि 36 राफेल विमान मिलेंगे। इन 36 राफेल विमानों में से वर्तमान में हमारे पास आए हैं कितने, 5 विमान। 5 विमान आए हैं और इन 5 विमानों में से 2 विमान ऐसे हैं जो कि 2 क्रू मेंबर वाले हैं, यानी कि 2 सीटर हैं, और जबकि 3 विमान ऐसे हैं जो 1 सीटर हैं, 1 क्रू मेंबर वाले हैं। ये वैसे तो ये जो समझौता है ये यूपीए सरकार के टाइम में भी कोशिश की गई थी कि यूपीए सरकार ने भी कि ये समझौता हो जाए। 126 लड़ाकू विमानों के समझौते की बात हुई थी, लेकिन किसी तरीके से वो समझौता नहीं हो पाया और अंततः एनडीए सरकार ने इस काम को पूरा किया है। तो वर्तमान में कुल मिला के 36 राफेल विमान आने हैं। अब एक और बात कि सिर्फ हमारी ही सेना के पास तो राफेल नहीं है, बल्कि हमारे अलावा और किस किस के पास हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो फ्रांस की सेना हो गई, फ्रांस की वायुसेना, भारत की हो गई, अब भारत की वायुसेना के पास हो गए। इसके अलावा एक देश है जिसका नाम है मिस्र, है ना, और मिस्र ने जो ऑर्डर किया है राफेल का वो लगभग उतना ही है जितना भारत का, लगभग 36 विमान ही मिस्र भी खरीद रहा है। तो मिस्र की सरकार ने भी 36 विमानों का ऑर्डर दे रखा है। और इसके अलावा कतर, है ना, कतर जैसा छोटा देश भी, वो भी लगभग 23-24 विमान राफेल मंगा रहा है फ्रांस से। तो ऐसा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि मिस्र और कतर जैसे देश भी राफेल विमान को खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब विश्व में और देश भी हैं। एक जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि दिसंबर 2019 तक पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कुल मिला के 201 राफेल विमान मौजूद हैं। और इसके अलावा अब इसका प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत में खरीदे गए हैं विमान, उससे पूरे विश्व में राफेल विमान को लेकर लोगों में उत्सुकता ज़्यादा है। एक व्यंग चल रहा था टीवी पे, वो व्हाट्सएप वगैरह पे, तो उसमें लोग कह भी रहे थे कि राफेल मिस्र ने भी खरीदा, राफेल कतर ने भी खरीदा, लेकिन जैसा भारत ने खरीदा वैसा किसी ने नहीं खरीदा। बस कारण उसका यही था कि न्यूज़ चैनल पे 24 घंटे सिर्फ राफेल ही दिखाया जा रहा था। लग रहा था कि राफेल आने से देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जबकि मात्र एक खबर ही तो है। क्योंकि इससे पहले जब जगुआर खरीदे होंगे तब भी ऐसी खबर आई होगी, इससे पहले हमने मिराज खरीदे होंगे, इससे पहले हमने सुखोई खरीदे होंगे, मिग 21 खरीदे थे, और सारे विमान ऐसे हैं जो अपने टाइम के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान हैं। लेकिन तब एक खबर हुआ करती थी और आज पूरा एक टीवी चैनलों पर एक एजेंडा होता है। बहरहाल अगली बात करते हैं अब थोड़ी सी कि ये जो दसॉल्ट राफेल है जब वहाँ से चला, जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई फ्रांस के किस हवाई अड्डे से इसने उड़ान भरी है अपनी, तो फ्रांस का एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है मैरीनैक। मैरीनैक से इसने उड़ान भरी
और फ्रांस के इस हवाई अड्डे से उड़ान भरकर बीच में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं जिसकी वजह से सीधी उड़ान नहीं भर सकते, इसलिए बीच में रुकना भी होता है। और इस वजह से मेरिनेक हवाई अड्डे से उड़कर ये कुछ टाइम के लिए रुका है यूएई के हवाई अड्डे पे, जिसका नाम है अल दाफरा। तो अल दाफरा जो हवाई अड्डा है यूएई का, वहाँ इसने पड़ाव डाला कुछ टाइम के लिए, है ना। और उसके बाद फिर भारत में अंबाला एयरबेस पर ये उतरा है। तो अंबाला एयरबेस कहाँ है? भारत में। और अंबाला एयरबेस पे उतरते ही इसे शामिल कर दिया गया है हमारी जो वायुसेना है, उस वायुसेना की एक टुकड़ी है जिसका नाम है स्क्वाड्रन 17। और स्क्वाड्रन 17 को एक और नाम दिया जाता है और इसे बोलते हैं गोल्डन एरोज। तो गोल्डन एरोज के नाम से फेमस है, गोल्डन एरोज नाम से फेमस है स्क्वाड्रन 17, जिसमें ये राफेल अब उड़ान भरेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं कि राफेल को किस टुकड़ी में शामिल किया गया है, राफेल को एयरफोर्स की किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया, तो स्क्वाड्रन 17 या फिर गोल्डन एरोज में। तो गोल्डन एरोज का भाग हो गए अब राफेल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि राफेल में 14 हथियार लगाए जा सकते हैं एक साथ। इन 14 हथियारों के नाम तो हम नहीं यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे, लेकिन कम से कम 3-4 जो इसकी मिसाइलें हैं जो बहुत अच्छी मिसाइल मानी जाती हैं उनकी बात कर सकते हैं। जैसे एक सबसे पहली मिसाइल जो इसमें लगाई जा रही है वो है मिटियोर मिसाइल। काफ़ी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि जो मिटियोर मिसाइल है वो लगभग 190 किलोमीटर की उसकी रेंज है और 60 किलोमीटर का इसका नो एस्केप जोन है। आप सोचिए नो एस्केप जोन क्या होता है। नो एस्केप जोन वो होता है कि 60 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया जिस एरिया में अगर कोई दुश्मन की कोई चीज़ है, दुश्मन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने निशाना लगाया है, तो 60 किलोमीटर तक की रेंज में ये मिसाइल अचूक निशाना लगाएगी और दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मतलब इसे बोलते हैं नो एस्केप जोन, जिसमें दुश्मन को बचने का किसी प्रकार का कोई प्रतिक्रिया करने का भी मौका ना मिले, उसे बोलते हैं नो एस्केप जोन। तो मिटियोर इस मामले में बहुत खास है। एक और मिसाइल है जिसका नाम है हैमर मिसाइल भी काफ़ी फेमस है। जो हैमर मिसाइल है वो फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा बनाई गई है। फ्रांसीसी कंपनी है सेफ्रॉन, उसने बनाया है इसे और ये भी मारक क्षमता में काफ़ी फेमस है। हैमर की फुल फॉर्म भी है कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड और रेंज। तो ये जो मिसाइल है हैमर, ये भी बहुत फेमस है। कारण उसका यही है कि ये भी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करती है। एक अगली मिसाइल जो बहुत खतरनाक है, जिसे नाम दिया जा रहा है स्काल्प मिसाइल। स्काल्प का मतलब होता है खोपड़ी, है ना। जो आपने देखा होगा कंकाल की जो खोपड़ी होती है उसे स्काल्प कहते हैं। तो स्काल्प मिसाइल इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये भी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करती है। दागो भूल जाओ का मतलब है कि अगर आपने एक बार इसे लॉन्च कर दिया तो फिर आप इसके मार्ग में कोई बदलाव नहीं कर सकते, आप इसे रोक नहीं सकते और ये अपने निशाने पर जाकर नष्ट होकर ही ख़त्म होगी, उससे पहले नहीं। तो इसकी जो मारक क्षमता है वो काफ़ी है, 560 किलोमीटर की मारक क्षमता है और GPS भी लगा हुआ है इसमें। और इसे स्टॉर्म शैडो का नाम दिया जाता है। स्टॉर्म शैडो मतलब तूफान की छाया कहा जाता है। एक और मिसाइल है जिसका नाम है माइका, MICA। तो जो माइका मिसाइल है वो इसलिए खास है कि वर्तमान में वो मिराज, जो हमारे यहाँ मिराज लड़ाकू विमान है, मिराज 2000 में वर्तमान में काम कर रही है या उसमें लगाई जा रही है। तो दोस्तों ये था आज का राफेल के बारे में जो बातें थी, वो राफेल के बारे में जितना मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा आप टाइम टाइम पे अखबारों में, न्यूज़ चैनल में पढ़ते रहिए, है ना। राफेल के ऊपर क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि राफेल चर्चा में रहा है इसलिए। अब अगली खबर देखते हैं। नेक्स्ट जो अगली खबर है हमारी वो बहुत सिंपल है, उसमें आपको कोई ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, बस सुन के ही याद हो जाएगी। वो है एक धारा, CRPC की एक धारा। CRPC आप जानते होंगे। और ये जो CRPC की धारा वाली जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये UPSI और UP पुलिस के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो CRPC की धारा 433A ये चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है पहले ही जान लेते हैं कि आखिर ये इसमें है क्या।
तो इसमें कहा जाता है 433A में कि यदि किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा हुई है तो उस व्यक्ति को कम से कम 14 वर्ष की सज़ा काटनी अनिवार्य है। मतलब 14 साल से पहले नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हो सकता है कि 20 साल, 21 साल, 25 साल तक वो उम्र कैद काटे, लेकिन 14 साल तो उसे अनिवार्य है। अब चर्चा में क्यों है ये धारा? चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक नया फैसला किया, और हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया कि ऐसे व्यक्ति जो उम्र कैद हो चुकी है जिन्हें, और जो वर्तमान में सजा याफ्ता हैं, यानी कि उम्र कैद काट रहे हैं, लेकिन उनकी जो आयु है वो 75 वर्ष हो चुकी है, तो 75 वर्ष की आयु के ऐसे पुरुष जो उम्र कैद काट रहे हैं और अपनी 8 वर्ष की सज़ा काट चुके हैं, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो इस पूरी बात में दो बातों पे आपत्ति कर रहे हैं लोग। एक तो आपत्ति इस बात की है कि भाई इसमें पुरुष और महिला के बीच भेद किया गया है कि महिलाओं के लिए नहीं बनाया आपने कानून, आपने सिर्फ पुरुषों के लिए बना दिया। और दूसरा ये कि इस धारा में, ये जो धारा है, इस धारा का वायलेंस हो रहा है एक तरीके से, कि आप देखिए कि सीआरपीसी की धारा जब कह रही है कि 14 वर्ष से कम सज़ा नहीं काट, मतलब 14 वर्ष तक काटनी अनिवार्य है आपको सज़ा, तो आप कैसे 8 साल में किसी को रिहा कर सकते हैं, 8 साल की सज़ा काटने वाले को रिहा कर सकते हैं। तो इसलिए ये चर्चा में इसलिए भी रहा कि जो एक जज हैं, आपने सुने होंगे यू ललित, उन्होंने अपने से ऊपर वाली खंडपीठ को ये मामला रेफ़र कर दिया है और कहा गया है कि वो इस पर विचार करे कि हरियाणा सरकार का ये फैसला कहीं सीआरपीसी की धारा 433A का वायलेंस तो नहीं कर रही है, यानी कि उसके खिलाफ तो नहीं है, विरोधाभास तो नहीं है। तो इस पर अभी बात होगी, अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा कि हरियाणा सरकार का फैसला कहीं मनमाना पूर्ण तो नहीं है। तो आप ये धारा याद रखें जरूर कि ये धारा किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे उम्र कैद पाए हुए लोगों से है और उन्हें 14 वर्ष की सज़ा काटना अनिवार्य है, ये बताया गया है इसमें। तो दोस्तों ये दो बातें थी, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे हमारे, इसके बाद और कोई महत्वपूर्ण और भी खबरें होंगी उस पर बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।